तो आज की वीडियो में मैं एक नॉवल स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ह्यूमन एक्ट्स, और इसको लिखा है 2024 में नोबेल प्राइज़ विनर लिटरेचर की हैन कैंग ने। अब ये किताब कई पार्ट्स में आएगी, खाली एक पार्ट में कंप्लीट नहीं हो सकती है, और इसको मैं काफ़ी डिटेल में कवर करूँगा। डिटेल में इसलिए कवर करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनमें डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, और जिनमें डेप्थ ज़्यादा हो उनको आप शॉर्ट में कवर नहीं कर सकते कि 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बना दिया, नहीं कवर हो पाती। तो ये किताब मुझे लगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर डिटेल में बात होनी चाहिए। अब पहली चीज़ तो ये है कि सबसे बड़ी किताब में आगे बढ़ने से पहले किताब का नाम ह्यूमन एक्ट्स क्यों है, पहले हम ये जानेंगे, फिर हम राइटर के बारे में जानेंगे। किताब का नाम ह्यूमन एक्ट्स इसलिए है क्योंकि इंसान जो है ना, उसके अंदर दो तरह की चीज़ें प्रेजेंट हैं। एक तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में जाके क्रूएल्टी कर सकता है। इंसान से ज़्यादा क्रूअल कोई जानवर नहीं है अगर वो क्रूएल्टी पर उतर आए तो, और हिस्ट्री इस बात की गवाह है। आप पढ़ लीजिए पूरी हिस्ट्री। पर साथ ही साथ इंसान में कंपैशन भी है। कुछ लोगों में कंपैशन बहुत ज़्यादा है। तो राइटर जो है ना, हैन कैंग, राइटर के बारे में बात करेंगे अभी। ये सवाल उठाती हैं कि किसको हम ह्यूमन एक्ट बोले, किस हरकत को, किस एक्शन को हम बोले कि ये इंसानों के द्वारा किया हुआ है। क्या क्रूएलिटी ये ह्यूमन एक्ट है या कंपैशन ये ह्यूमन एक्ट है? क्योंकि ये जो नॉवल है इसमें कहीं जगह दोनों तरह की चीज़ें दिखाई देंगी आपको, एक्सट्रीम क्रूएलिटी भी और एक्सट्रीम कंपैशन भी। तो राइटर क्वेश्चन करती है, फोर्स करती है रीडर को कि वो सोचे किस चीज़ को हम ह्यूमन एक्शन बोले, इंसान होना क्या है, इस पर वो क्वेश्चन उठाती है। ठीक है, तो इसलिए किताब का नाम है ह्यूमन एक्ट। अब थोड़ा सा हम राइटर के बारे में जानेंगे, फिर हम इस किताब के बारे में हल्का सा एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे, फिर मैं किताब के डिटेल में जाऊंगा। पहली चीज़ राइटर के बारे में। राइटर ये साउथ कोरिया की हैं, साउथ कोरिया की राइटर है, और बुकर प्राइज़ मिला था इनको। ये किताब है वेजिटेरियन, उसके लिए इनको बुकर प्राइज़ मिला। अब 2024 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर के लिए। अब जितना मैंने इनको पढ़ा, जैसे किताब पढ़ रहा हूँ मैं इनकी ह्यूमन एक्ट्स, तो मुझे एक बात समझ में आई कि इनकी किताबों में, इनकी राइटिंग्स में ना साइकोलॉजिकल रियलिज्म बहुत है। आपको बिल्कुल रियलिटी दिखाई देगी, और इस लेवल की रियलिटी है, इतनी डिटेल में रियलिटी है कि आप हैरान हो जाएंगे कि एक इंसान इस लेवल तक सोच सकता है और इस लेवल तक चीज़ों को देख सकता है। वो जो बारीकी है ना, अटेंशन टू डिटेल, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अटेंशन टू डिटेल, डिटेलिंग में जाना, ये बहुत रेयर राइटर्स के बस की बात होती है। राइटर्स तो बहुत होते हैं दुनिया में, लोग लिखते हैं, जो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं, इमेजिन करते हैं, बट उस लेवल की डिटेल तक जाना, ये फिर एक ग्रेट राइटर की पहचान होती है। तो पहली चीज़ तो ये। अब दूसरा, मैंने बोला साउथ कोरिया में ये पैदा हुई थी, और ये बात मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि साउथ कोरिया में पैदा हुई थी, क्योंकि ये जो कहानी है ह्यूमन एक्ट, ये जो नॉवल है ह्यूमन एक्ट, इससे बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है इस चीज़ का। लिंक कैसे? अब हम किताब के बारे में बात करते हैं। ये जो किताब है ना, ये साउथ कोरिया की है, साउथ कोरिया कंट्री है, उसमें एक शहर है ग्वांजू। ग्वांजू शहर की ये कहानी है। अब हुआ क्या था कि 1980, कहानी की जो सेटिंग है 1980 में की गई है, और इस चीज़ को याद रखिएगा, ये कहानी जो है ना, ये रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। 1980 में रियल में ऐसा हुआ था वहाँ पे। तो जो बैकग्राउंड का जो ओवरऑल बिगर पिक्चर है वो रियल है, बाकी इसमें इन्होंने फिक्शनल एलिमेंट्स डाले हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो रियल में इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, तो फैक्ट और फिक्शन का मिक्स है ये। पहली चीज़ तो ये। अब हुआ क्या था कि 1980 के टाइम पे साउथ कोरिया के ग्वांजू शहर में, वहां पे ना मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी। तो डिक्टेटर और जो सिविलियंस हैं, इनका क्लैश होता है। तो बहुत जो सिविलियंस हैं उन पर बहुत ब्रुटैलिटी होती है। बच्चों को मारा जाता है, औरतों को मारा जाता है, इनोसेंट को मारा जाता है।
ये 1980 की बात है। अब ये किताब इन्होंने क्यों लिखी है? क्योंकि जो हेन कैंग है राइटर, वो खुद भी साउथ कोरिया के ग्वांजू शहर में पैदा हुई थी 1970 में। 10 साल बाद यहां पे ये हुआ। इसको ग्वांजू अपराइजिंग बोलते हैं। आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करेंगे ग्वांजू अपराइजिंग्स, 1980 में हुआ था। ये जो कहानी है, ये जो उसमें रियल इवेंट है, वो 1980 का है। ये 1970 में पैदा हुई थी ऑथर वहां पे। लेकिन कुछ टाइम बाद ये ग्वांजू छोड़ के चली जाती हैं सियोल में। सियोल साउथ कोरिया की कैपिटल है, वहां शिफ्ट हो जाती हैं। लेकिन जो घर ये छोड़ती है ना, वहां पे एक लड़का आता है रहने के लिए। उस लड़के का नाम है डोंगहो। तो जो लड़का है डोंगहो, 1980 में जब अपराइजिंग्स होती हैं, जब डिक्टेटर की और सिविलियंस की आपस में जब झगड़ा होता है, तो ये जो लड़का है डोंगहो, ये मारा जाता है। जिस घर को छोड़ के गई थी, उस घर में जो लड़का आता है रहने के लिए, डोंगहो, वो मारा जाता है। तो इनके अंदर ये चीज़ रहती है, सर्वाइवर गिल्ट। सर्वाइवर गिल्ट का मतलब होता है कि यार उस टाइम पे कहीं कुछ मैसेकेयर हुआ, कुछ मारकाट हुई, कुछ वॉर हुआ, तो हम बच गए। तो एक तरह का सर्वाइवर गिल्ट रहता है कि यार और लोग मारे गए, हम बच गए, इस तरह समझ लीजिए। तो इनके अंदर एक सर्वाइवर गिल्ट रहता है। और बाद में इनके जो फादर है उनको बताते भी हैं कि ऐसे ऐसे वो जो घर हमने छोड़ा था, अगर हमने घर नहीं छोड़ा था, अगर हम ग्वांजू में ही रहते तो हम मारे जाते। तो वो जो लड़का है डोंगहो, उसी को सेंटर में रख के, क्योंकि कहानी का जो पहला चैप्टर है, इस कहानी में, इस नॉवल में 7 चैप्टर हैं और 7 चैप्टर में अलग अलग कैरेक्टर हैं। ये ध्यान रखिए, इसमें कोई हीरो नहीं है, कहानी का कोई हीरो नहीं है, ठीक है। 7 चैप्टर हैं और 7 चैप्टर में हर एक अलग अलग कैरेक्टर है। हर एक कैरेक्टर ने वो जो हुआ था 1980 में अपराइजिंग्स हुई थी, उससे सफर किया है। तो राइटर ने हर एक कैरेक्टर के थ्रू उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, उसने कैसे सफर किया, उसको दिखाने की कोशिश करी है। तो कहानी की स्टार्टिंग 1980 से धीरे धीरे कहानी टाइमलाइन में आगे जाएगी। तो 1980 में जब कहानी की स्टार्टिंग हो रही है, वो हो रही है जिस कैरेक्टर से, उसका नाम है डोंगहो। डोंगहो वही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो घर छोड़ के गई थी हैन कैंग, वहां पे जो रहने आया था वो डोंगहो है। तो उसके बारे में स्टार्टिंग का जो चैप्टर है, स्टार्टिंग में सेंटर कैरेक्टर है पहले चैप्टर का, वो डोंगहो है। तो डोंगहो की कहानी है पहले चैप्टर में, ठीक है। 7 चैप्टर्स हैं, तो ये मल्टीपल पार्ट्स में मैं इस वीडियो को कवर करूंगा, ध्यान रखिएगा। अब स्टार्टिंग में सेटिंग कैसे करिए। अभी तक तो मैंने आपको बैकग्राउंड दिया, इतना मैंने आपको जो फैक्चुअल डिटेल्स बताई। अब मेन आते हैं, लिटरेचर यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि लिटरेचर का काम बताना नहीं है। अभी तक मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, दिस इज टेलिंग, बट रियल लिटरेचर इज शोइंग, मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। आई विल शो यू। तो यहाँ से लिटरेचर स्टार्ट होता है। उससे पहले तो सारा फैक्चुअल चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, बट दिस इज नॉट लिटरेचर। लिटरेचर यहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ टेलिंग खत्म होती है, शोइंग स्टार्ट होती है, यहाँ से मेन स्टार्ट होगा। तो कहानी की सेटिंग करी गई है इस तरह से, समझ लीजिए 1980 में ग्वांजू शहर है और एक बड़े से जिम्नेजियम के बाहर एक लड़का बैठा है। अब जिम्नेजियम का मतलब क्या है? जिम्नेजियम का मतलब ये मत समझ लीजिएगा जो जिम है हम जाके एक्सरसाइज करते हैं, वो नहीं। एक बड़ा सा एक हॉल है, बड़ा सा हॉल है, ठीक है। कवर्ड हॉल होता है, बड़ा सा हॉल होता है, और वहां पे मोस्टली स्पोर्ट्स वगैरह की एक्टिविटीज होती हैं। 1980 की बात कर रहा हूं, साउथ कोरिया की। तो एक बड़ा सा हॉल है, कवर्ड हॉल है, इंडोर हॉल है। उसकी बाहर सीढ़ियों पे ये लड़का बैठा हुआ है डोंगहो, और इसकी एज सिर्फ 15 साल है, 15 साल का है। और इसको अगर जब आप किताब पढ़ेंगे, खुद से किताब पढ़ेंगे, तो उसका नाम नहीं दिया डोंगहो, नाम इसका आगे आएगा किताब में। लेकिन मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए कहानी को पहले इसका नाम बता दिया है, क्योंकि अगर मैं आपको नाम ना बोलूं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। लेकिन जब आप खुद पढ़ेंगे ना किताब, तो वहां पे मेंशन किया है यू, डोंगो ने लिखा है पहले चैप्टर में, यू 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 लिखा है। वो बाद में जाके मालूम पड़ता है उसका नाम डोंगो है, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कई लोग जब किताब पढ़ेंगे फिर आप कहेंगे अरे वो उसमें तो नाम ही नहीं है डोंगो, आप तो डोंगो नाम बता रहे थे। वहां यू लिखा है, तो जो यू है, जो लड़का है, वो डोंगो है, 15 साल का है। तो एक बड़े से हॉल में, बड़ा सा हॉल है, इंडोर हॉल है, बंद है मतलब, उसकी सीढ़ियों पे बाहर बैठा है, सीढ़ियों पे बाहर बैठा है। और मौसम जो है बड़ा वैसा है तो दोपहर का टाइम, लेकिन बारिश का मौसम हो रहा है और बादल छाए हुए हैं, काले बादल छाए हुए हैं। और दूर से एक आवाज आ रही है। आवाज क्या आ रही है?
बहुत सारे लोग मारे गए, सिविलियंस मारे गए हैं, उनका फ्यूनरल हो रहा है। अब फ्यूनरल भी कैसे हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, मास फ्यूनरल है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है और इतनी जगह भी नहीं है कि हर एक इंसान का अलग अलग करें, ऐसे ऐसे करके करें। तो एक मास फ्यूनरल है, इकट्ठा एक भीड़ में फ्यूनरल हो रहा है। अब ये लड़का यहाँ पे क्यों बैठा है इस बिल्डिंग के बाहर, जिम्नेजियम के बाहर? क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर लाशें हैं, लाशें पड़ी हैं, ताबूत हैं, कॉफिन है। तो ये वहां पे केयर टेकर की तरह बैठा हुआ है। 15 साल का लड़का है, सोचो, वो जिसको स्कूल होना चाहिए था, आज वो वहां बैठ के लाशों का केयर टेकिंग कर रहा है। और सोचिए, इतनी लाशें हो चुकी हैं। नॉर्मली लाशें कहाँ होती हैं? लाशें होती हैं मॉर्ग में, ठीक है ना, हॉस्पिटल में जो मॉर्ग होता है वहां ऐसे रखी जाती हैं, लेकिन जगह ही नहीं है, हॉस्पिटल सारे भर चुके हैं। जब हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा भर जाते हैं और जब वॉर का टाइम आता है, इस टाइम तो सिविल वॉर चल रहा है कंट्री में, जब वॉर का टाइम आता है तो इतनी लाशें हो जाती हैं कि हॉस्पिटल में जगह नहीं होती। फिर आपको इस तरह से ये जो बड़े बड़े हॉल होते हैं, इन हॉलों में रखना पड़ता है। तो एक बड़ा हॉल है ना जिम्नेजियम, तो उस हॉल में बहुत सारी लाशें रखी हैं, करीबन 100 के आसपास लाशें रखी हैं। ये बाहर बैठा हुआ है सीढ़ियों पे, और सीढ़ियों पे बैठा है, बारिश का मौसम हो रहा है, बादल काले छाए हुए हैं, और इसको दूर से, थोड़ा दूर से आवाज़ आ रही है जहां पे मास फ्यूनरल हो रहा है। यहां से लाशें निकाल के लेके जा रहे हैं, उधर वहां पे फ्यूनरल हो रहा है, और माइक पे आवाज़ आ रही है। जो फ्यूनरल हो रहा है तो माइक पे नेशनल एंथम बज रहा है, और ये सोच रहा है मन ही मन कि कितनी अजीब बात है भाई, हमारे कंट्री के डिक्टेटर ने हमारे लोगों को मार दिया, तो वो सोचता है कि नेशनल एंथम किसके लिए बजाया जा रहा है। 15 साल का है वो लड़का, और बहुत जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही है, मातम हो रहा है, मॉर्निंग है, औरतों की आवाज़ है रोने की, बच्चों की आवाज़ें हैं, आदमियों की आवाज़ें हैं रोने की। तो नेशनल एंथम की आवाज़ आ रही है और रोने की आवाज़ आ रही है, मिक्स हो रही है आवाज़। और ये जो बच्चा है, ये डोंगो 15 साल का, ये सोया नहीं है कई रातों से, बहुत रातें हो चुकी हैं, सोया नहीं है, ये थका हुआ है। तो जब ये देखता भी है, इसकी जो दिखाया गया, जो आंखें खोलता है तो उसे चीज़ें ब्लर नजर आ रही हैं, पेड़ दिख रहे हैं, ब्लर दिख रहे हैं, तो आंखें मलता है, आंखें ढंग से खोलता है, कोशिश करता है देखने की, मेरी आंखें तो नहीं खराब हो गई हैं। राइटर ने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जब आदमी बहुत थक जाता है, तो आपने देखा, अगर आप सोए नहीं है कई दिनों से, थके हुए हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो आपको चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं देंगी, ब्लर हो जाता है, क्योंकि माइंड सोता रहता है। तो इसमें दिखाया गया। अब क्या होता है, थोड़ी देर में जब ये आवाज़ें आ रही हैं, थोड़ी देर बाद नेशनल एंथम बंद हो जाता है। तो फिर वहाँ का जो एक बड़ा एक कन्वेंशनल फोक सॉन्ग है वो प्ले होता है, लेकिन अब वो फोक सॉन्ग कोई नॉर्मल सॉन्ग नहीं है, वो एक होप देने वाला सॉन्ग है। वो होप देने वाला सॉन्ग कैसे है कि जैसे कि कभी मान लीजिए, कभी भी आदमी बहुत ज़्यादा जब दुख में चला जाता है, तो कभी कभी जो आपके कन्वेंशनल फोक सॉन्ग्स होते हैं, वो एक तरह से उनका अनऑफिशियल नेशनल एंथम है। एक तो जो ऑफिशियल आपका नेशनल एंथम है, एक अनऑफिशियल नेशनल एंथम था। तो पहले नेशनल एंथम जो ऑफिशियल था वो बजता है, फिर जो अनऑफिशियल नेशनल एंथम है जो कि फोक सॉन्ग है वो बजाया जाता है, और उससे इनको होप मिलती है कि भाई कंट्री में जो अभी जो चल रहा है, और जो वहाँ पे जितने भी वो लोग आए हुए हैं, जो डेड वंस के रिलेटिव्स हैं, उनको एक होप मिलती है। उस टाइम आपको एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है, एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो इसलिए फिर वो वाला फोक सॉन्ग बजाया जाता है, जो कि एक तरह से अनऑफिशियल नेशनल एंथम है। ठीक है, तो अब ये वहाँ पे बैठ के बच्चा सीढ़ियों पे उन आवाज़ों को सुन रहा है, और माइक पे एक अनाउंसमेंट हो रहा है, एक लेडी है जो माइक पे अनाउंसमेंट कर रही है, ये दूर बैठ के वहाँ सुन रहा है। अब इसको ये पता है कि यार अब ये बैठ के काउंट कर रहा है, इसका काम है लाशों को काउंट करना। ठीक है, तो काउंट कर रहा है कि इतनी लाशें अंदर पड़ी हैं, 28 रह गई हैं, 80 आई थी कल, 100 परसों आई थी, तो इसका दिमाग में यही चल रहा है। अब थोड़ी देर बाद ये अंदर जाता है, क्योंकि उसको लगता है कहीं बारिश ना हो जाए, बारिश तो नहीं हो रही, बारिश तो नहीं हो रही, तो उसे लगता है बारिश होने वाली है, ये अंदर चला जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है। ठीक है, सीढ़ियों पे नीचे बैठा था, ऐसे सीढ़ियाँ, नीचे वाली सीढ़ी पे बैठा है, फिर ये ऊपर जाता है, दरवाज़ा खुलता है मेन डोर, और हॉल के अंदर चला जाता है। अब जब हॉल के अंदर जाता है तो देखिए वहाँ पे दिखाया गया बहुत सारी लाशें पड़ी हैं। कुछ लाशों को तो ताबूत में रखा गया है, कुछ को तो ताबूत नसीब हो गया है, कुछ को ताबूत नसीब ही नहीं हुआ है, क्योंकि अभी पता ही नहीं है वो डेड बॉडी है किसकी, कॉफिन मिला ही नहीं है उन्हें, क्योंकि पता हो चले वो डेड बॉडी किसकी है, तो जो किसी के रिलेटिव आते हैं वो बताते हैं कि भाई ये बंदा हमारा है, फलाना बंदा हमारा है। ठीक है, तो जब ये बता देते हैं तब फिर उसको कॉफिन असाइन किया जाता है,
ठीक है, ताबूत मतलब कॉफिन है। तो अब होता क्या है, वहां पे इसमें दिखाया है कि हर एक लाश के पास, कुछ लाशों के तो ऊपर पूरा मतलब वाइट कलर का जो कफन होता है पूरा चढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ के चेहरे मतलब नीचे कर दिए गए हैं, ठीक है, ताकि रिलेटिव्स आए डेड वंस की वो पहचान ले। तो अब एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है, तो ये जो डोंगो है उस लड़की की डेड बॉडी के पास जाता है, उसका चेहरा देखता है, और वहां पास में ना जो डेड बॉडी है उसके पास में एक बॉटल है, एक कांच की बॉटल है, उसमें एक मोमबत्ती जल रही है, वो रिस्पेक्ट के लिए होता है डेड वन के, ठीक है। तो वो, और कमरे के अंदर आप सोचिए, बाहर भी काइंड ऑफ एक अंधेरा टाइप का, दिन का टाइम है लेकिन फिर भी बाहर भी हल्का हल्का अंधेरा टाइप का हो रहा है क्योंकि बारिश का मौसम है, और अंदर भी अंधेरा टाइप का है, सिर्फ मोमबत्तियां जल रही हैं। तो अब ये जो डोंगो है 15 साल लड़का, वो आता है, एक लड़की की लाश पड़ी है, डेड बॉडी है, उसका चेहरा दिखता है पास से, वो नीचे झुकता है क्योंकि मोमबत्ती वहां खत्म हो गई थी तो उसको दूसरी मोमबत्ती लगानी थी। उसका काम यह भी था कि मोमबत्ती अगर खत्म हो जाए तो नई मोमबत्ती लगा देना बॉटल के अंदर। तब होता क्या है कि जब पास से लड़की का चेहरा दिखता है तो ये दिखाया गया है इसमें, मुझे कहानी में लिखा गया है, जो यहां पे लड़की के छेद हो रखा है, चाकू मारा गया है, चाकू से उसका यहां पे मारा गया है, या समझ लीजिए किसी एक बड़ी नुकीली किसी चीज से मारा गया है। कोई डंडा भी हो सकता है बहुत नुकीला, या कोई चाकू भी हो सकता है। तो यहां पे मारा गया तो पूरा उसका अंदर हड्डी पूरी चीर दी गई है और अंदर उसका मांस दिख रहा है। तो इस तरह की इमेजरी बनाई है राइटर ने। तो जो लड़का होता है डोंगो, देख के हैरान हो जाता है यार कि अंदर पूरा मांस दिख रहा है लड़की का, मतलब कितनी ब्रुटैलिटी से मारा गया है। अब ये लड़का यहाँ पे पहुंचा कैसे, इसकी भी कहानी है, डोंग होगी कहानी, ये यहाँ पे पहुंचा कैसे। अब कहानी में आगे जब कहानी जाती है तो वो सोच रहा है कि मैं यहाँ पहुंचा कैसे। अच्छा, बीच बीच में ये भी देखिए, एक तरफ तो इतना सीरियस मैटर है, लेकिन बीच बीच में क्योंकि देखो माइंड जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है ना, सफोकेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सफरिंग बहुत ज़्यादा देखता है, तो माइंड अपने आप को बचाने के लिए बहुत छोटी छोटी डिटेल्स को याद रखता है। छोटी छोटी डिटेल्स को कैसे याद रखता है, ये मोमबत्ती को देखता है, मोमबत्ती की जो ऊपर लाइट होती है उसको देखता है, अरे इसमें पीला रंग है, इसमें नीला रंग है। या फिर बैठे बैठे उसको अपने केमिस्ट्री के लेसन याद आते हैं, अरे केमिस्ट्री में वो वाला पढ़ा था मैंने, अरे इंग्लिश में मैंने वो पढ़ा था। ये माइंड इस तरह की चीज़ें क्यों सोच रहा है वहाँ पे, जबकि वहाँ वो लाशों के बीच में बैठा है? क्योंकि ये माइंड का तरीका है। इतनी ओवर सफरिंग और जब एग्जॉशन लाइफ में हो जाता है तो माइंड इन माइन्यूट चीज़ों पे, माइनर चीज़ों पे ध्यान देता है ताकि आप कोलैप्स ना कर जाएं, स्ट्रेस से आप कोलैप्स ना कर जाएं। तो माइंड ऑटोमेटिकली आपको सर्वाइवल उसमें ले जाएगा, और जो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो उस मोमेंट पे काम की नहीं है, माइनर डिटेल्स हैं, आपका ध्यान उस तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा कि वो मैंने क्लास में मैंने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था, मैंने इंग्लिश में क्या पढ़ा था, मोमबत्ती का रंग कैसा है, इस तरह की चीज़ों पर। ठीक है, तो ये भी दिखाया गया, ये साइकोलॉजिकल रियलिज्म है, दिस इज साइकोलॉजिकल रियलिज्म, कि हमारा माइंड चलता कैसे, हम सोचते कैसे हैं, ये राइटर ने दिखाने की कोशिश करी है। तो ठीक है, मैं आपको लिटरेचर को भी समझाता जा रहा हूं। अब ये यहां खुद कैसे पहुंचा, ये जो डोंगो है ये यहां पहुंचा कैसे, 15 साल का लड़का यहां क्यों पहुंचा है जो लाशों की मतलब टेक केयर कर रहा है। इसकी कहानी ये है कि ये ना अपने पड़ोस में इसका दोस्त रहता था, इसका दोस्त मिल नहीं रहा था, तो ये अपने दोस्त को ढूंढते हुए पहले तो हॉस्पिटल जाता है, जितने भी वहां पे हॉस्पिटल्स में मॉर्ग रूम होता है ना जहां पे लाशों को रखा जाता है, तो लेकिन देखता है वहां तो लाश है नहीं कहीं। इसको लगता है कहीं मेरा दोस्त मारा गया, क्योंकि कहीं से खबर मिल जाती है कि तुम्हारे दोस्त पे डिक्टेटर के आदमी ने गोली चला दी थी, तो उसे लगता है मर गया मेरा दोस्त। तो उसको ढूंढते ढूंढते पहले तो हॉस्पिटल में जाता है, हॉस्पिटल में मिलता नहीं है इसका दोस्त। फिर अब होता क्या है, वहाँ पर ना एक बड़ा सा कम्युनिटी हॉल होता है, तो उस कम्युनिटी हॉल में चला जाता है। तो वहाँ पे देखता है 2 लेडीज़ काम कर रही हैं, 2 लड़कियाँ हैं, लेडीज़ भी नहीं लड़कियाँ हैं, 20-21 साल के आसपास की उम्र है उनकी भी कहानी अभी आगे आएगी। ठीक है, ये 2 लड़कियाँ हैं, इनकी भी कहानी है आगे, जब वहाँ आगे हम चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो कम्युनिटी हॉल में जाता है, तो वो जो लड़कियां होती हैं ना, वो डेड बॉडीज को साफ कर रही होती हैं, डेड बॉडीज को साफ कर रही हैं वो टॉवल से, क्योंकि डेड बॉडी है, खून लगा है, मिट्टी लगी है, तो उसको साफ कर रही हैं। तो वो हैरान हो जाता है कि यार ये मतलब किस तरह का काम कर रही हैं, क्योंकि इसके लिए बड़ी एक मजबूती चाहिए कलेजे की। लेकिन वो देख के हैरान होता है। तो वो कहती है तुम यहाँ पे क्यों आए हो? वो कहता है यार मैं तो अपना दोस्त ढूंढता हुआ आ रहा था। तो कहती है तुम्हारा दोस्त हॉस्पिटल में होगा। वो कहता है मैं हॉस्पिटल में देखाया, वहाँ पे भी नहीं है, इसलिए यहाँ आया हूँ। तो कहती है ठीक है देख लो, यहाँ लाशें पड़ी हैं। तो देखता है, वो कहता है यहाँ भी नहीं है तो है नहीं यहाँ पे। तो कहती हैं कि अच्छा काम करो, तुम एक काम कर दो, थोड़ा सा हमें हेल्प की ज़रूरत है, ये जो लाशें हैं काम हमारे पास ज़्यादा है,
और ये लेडीज भी वहां काम नहीं करती हैं, ये लड़कियां हैं वहां काम नहीं करती थी, ये ब्लड डोनेट करने आई थी। अब यहां कंपैशन आ रहा है। देखो एक तरफ तो क्रुएल्टी दिखाई जा रही है, कितने लोगों को मार दिया गया है, जो डिक्टेटर है उसके लोगों ने मार दिया है, लेकिन अब एक तरफ कंपैशन देखो। ये लड़कियां मैंने बोला ना ज्यादा उम्र नहीं है इनकी, ठीक है, हार्डली 18 साल 20 साल 21 साल इतनी उम्र है। ये आगे जब हम जाएंगे तब ज्यादा मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो अभी एज को भूल जाइए, बस ये समझिए कि बहुत यंग है। जब इनको मालूम पड़ता है कि ये दिक्कत हो रही है और खून की कमी हो रही है, तो ये ब्लड देने के लिए हॉस्पिटल जाती हैं। तो इस तरह से इन्हें मालूम पड़ता है कि कम्युनिटी हॉल में चले जाओ, वहां जाके ब्लड दो, वहां लिया जा रहा है ब्लड। लेकिन जब वहां पहुंचती हैं तो इन्हें मालूम पड़ता है कि यार अब ब्लड की जरूरत नहीं है, अभी तो ज्यादा जरूरत यहां पे लाशें इतनी हो गई है, पहले इनको देखा जाए। सोचिए वो ब्लड डोनेट करने आई थी आउट ऑफ कंपैशन आई थी, कोई फोर्स नहीं किया गया था उनको। तो यहां राइटर दिखा रहा है एक तरफ क्रुएल्टी है डिक्टेटर की, और दूसरी तरफ ये कंपैशन भी, कि लोग अपने आप से लोग जा रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। और जब वो देखते हैं कि अभी ब्लड की जरूरत नहीं है, अभी तो लाशें इतनी हो गई हैं, पहले इनको हैंडल करना है, तो आप सोचिए वो डेड बॉडीज को धोना स्टार्ट कर देती है। और स्ट्रेंजर्स की डेड बॉडी है, वो जानती भी नहीं है, उन्हें पर्सनली थोड़ा जानती थी उनको। तो अब ये जब पहुंच जाता है हाँ डोंगो, तो डोंगो कहता है मेरा दोस्त नहीं है, मेरे दोस्त को ढूंढ रहा हूं, मेरा दोस्त कहाँ है। तो कहती हैं अब दोस्त तो तुम्हारा है नहीं, अब तुम वापस मत जाओ, तुम एक काम करो, ये जो डेड बॉडीज है इनके ऊपर ना तुम मेरा नाम लिखो, इनका नाम लिखो और इनके बारे में डिटेल्स लिखो, ताकि जब इनके रिलेटिव्स आए वो इजीली उनको पहचान पाए, बाकी तो हम कर ही देंगे, तुम ये वाला काम करो। अब जब वो देखता है, डोंगो कहता है ठीक है मैं काम करूंगा, तो एज अ वॉलंटियर अपने आप को वहां पे वर्क के लिए वहां पे काम करना स्टार्ट कर देता है। अब जब वो देखता है कि एक लेडी है वहां पर जो काम कर रही थी, वो गौर से देखता है कि एक डेड बॉडी का गला देखता है, ठीक है। वो लेडी उस डेड बॉडी को धो रही है, तो उस डेड बॉडी का गला दिखाया गया है। तो गले में ना बंदूक के आगे चाकू होता है, बेयोनेट बोलते हैं उसको। तो बंदूक के आगे जो चाकू होता है उससे मारा गया था। उसका जो गर्दन है, जो उसकी पूरी गला चिर गया था, और जो मांस का लोथड़ा है वो अंदर लटक रहा है, और वो लड़की उसको धो रही है, उसके गले को धो रही है, और वो देख रहा है बैठ के डोंगो। तो हैरान हो जाता है। तब होता क्या है, कुछ टाइम बाद वो देखता है कि यहां पे भी जगह कम पड़ गई है। अब फिर वो ये सारे के सारे वहां शिफ्ट होते हैं जिम्नेजियम में। आप समझ गए जिम्नेजियम कैसे पहुंचे। ये लड़कियां भी उसका शिफ्ट हो जाती हैं, क्योंकि वहां कम्युनिटी हॉल में भी अब जगह खत्म हो गई है, इतनी लाशें हो चुकी हैं, अब इनको बड़ा हॉल चाहिए, तो फिर वो जिम्नेजियम में शिफ्ट होते हैं। ऐसे कहानी आगे जा रही है। लेकिन दोस्त उसको अभी भी नहीं मिला। डोंगो जो अपने दोस्त को ढूंढने आया था उसको नहीं मिला, उसको नहीं मालूम कहाँ है, मर गया जिंदा है, नहीं मालूम है, ठीक है। अब जिम्नेजियम में मैंने आपको बताया था कि ये जब जिम्नेजियम के अंदर जाता है तो मैंने आपको सीन बताया। अब वहां पे ये देखता है कि ये जो दो लेडीज हैं ये भी अब इसके साथ जिम्नेजियम में आ गई है ना। तो एक को तो ना इतना स्ट्रेस हो जाता है कि उसको मतलब मास्क पहना हुआ कि बदबू बहुत आ रही है, डेड बॉडी में से बहुत स्मेल आती है, ठीक है। अगर लंबे टाइम तक इस तरह से रख दी जाए तो स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो इतनी स्मेल आ रही होती है, बदबू आ रही होती है कि वो मास्क लगाया होता है, तो मास्क को बार बार ऐसे ऊपर नीचे करती है लड़की। और इतना स्ट्रेस होता है कि उसको नाक में से ना खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। एक लड़की को तो ये होता है, और दूसरे को देखता है कि यार मतलब किसी एक डेड बॉडी के ना पेट पूरा चीर दिया था, फाड़ दिया था, तो उसकी इंटेस्टाइन बाहर आ गई थी, आंतड़ियां बाहर आ गई थी। तो देखता है कि यार वो मतलब कितनी बहादुरी से उसने वापस उन इंटेस्टाइन को अंदर डाला, उसकी बॉडी को धोया। आसान नहीं होता इस तरह से करना, बड़ा उसके लिए कलेजा चाहिए। और फिर मतलब सेल्फलेसली कैसे वो काम कर रही हैं। तो वो देखता है, ये डोंगो वहां देख रहा है। अब थोड़ी देर के बाद क्या होता है, उसको एक हैवीनेस सी फील होना स्टार्ट हो जाती है। तो बाहर आ जाता है, दोबारा वापस जिम्नेजियम के बाहर आता है। तो जिम्नेजियम के जब बाहर आता है तो फिर दोबारा उसको आवाज सुनाई देती है, क्योंकि मैंने बोला था उस तरफ फ्यूनरल हो रहा है, जो लाशें हैं वहां से जा रही हैं, एक दूसरी साइड पे वहां पे फ्यूनरल चल रहा है। तो पहले एक लेडी माइक पे बोल रही थी, अब एक आदमी माइक पे बोल रहा है। अब आदमी माइक पे क्या बोल रहा है कि खून बहाया गया है हमारे सिविलियंस का, हम ऐसे इनकी कुर्बानी वेस्ट नहीं जाने देंगे, सेक्रीफाइस ऐसे नहीं जाने देंगे, हम डिक्टेटर से बदला लेंगे। इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन फिर रोने की आवाज़ें भी आ रही हैं, क्योंकि फ्यूनरल चल रहा है, दफनाने का वहां पे वो चल रहा है, तो रोने की आवाज़ें भी आ रही हैं, मातम हो रहा है। और बीच बीच में वो माइक पे एक आदमी बोल रहा है कि हम बदला लेकर आएंगे। और ये बैठ के यहाँ पे जिम्नेजियम के बाहर सीढ़ियों पे ये आवाज़ें सुन रहा है। और थोड़ी देर बाद क्या होता है, बारिश आना स्टार्ट हो जाती है। और जब बारिश आती है तो ये पेड़ को देखता है, सामने पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ हैं।
पेड़ों के अंदर भी एक भारीपन है। उसमें दिखाया गया है कि एंड में कि वो ना उसको बायोलॉजी के अपने लेसन से याद आ जाते हैं। मैंने बोला था ना, जब सफरिंग बहुत ज़्यादा हो तो इधर उधर की आदमी बातें याद करता है। तो ये जब बाहर बैठा है ना, दोबारा आ गया बाहर, जब पेड़ों को देख रहा है तो उसको अपने बायोलॉजी के लेसन याद आ रहे हैं कि मैंने वो बायोलॉजी के लेसन पढ़ा था, पेड़ों में रेस्पिरेशन होता है, पेड़ एक बार में पूरी सांस ले लेते हैं। तो वो सोचता है कि क्या ये भी मेरी तरह, जितना मैं भारीपन महसूस कर रहा हूं, क्या ये भी भारीपन महसूस कर रहे हैं। जब बिजली कड़कती है या बहुत तेज बारिश होती है, बहुत वायलेंट रेन है, तो पेड़ हिल रहे हैं। तो जो इमोशंस हैं और जो हैवी फीलिंग्स हैं, वो उस लड़के के साथ साथ, डोंगो के साथ साथ, वो जो पेड़ है वो भी फील कर रहा है। तो ये था पहला चैप्टर। बाकी के चैप्टर्स में आगे के वीडियोज़ में कवर करूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे वीडियोज़ आपको यूज़फुल लगते हैं तो उसको सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।